जी क्लास आवाज आ रही है? ओके, दैट इज RMMM प्लान। ठीक है, कुछ रिस्क हैं, उनका मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान। के अगर कोई रिस्क है तो उसको मिटिगेट कैसे करेंगे, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। आप इसी तरीके से जो आपने SRS में ऐड करेंगे, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिस्क रिस्क डाउन करेंगे रिस्क टेबल में। ठीक है, उसका इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी, वो फिर इम्पैक्ट आप ही बताओगे और प्रोबेबिलिटी भी आप एज्यूम करोगे फिर राइट नाउ। ठीक है, और फिर उसका RMM प्लान यहीं से उठा के इस तरीके से एक टेबल मेंटेन करके SRS पे ऐड कर दोगे। आई होप ये स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही होगी वर्ड की। ठीक है, इसमें फर्स्ट रिस्क है प्रोजेक्ट डज नॉट मीट स्पेसिफिकेशंस, यानी कि आपने जो स्पेसिफिकेशन राइट डाउन किए हैं एक्चुअल प्रोजेक्ट उससे मीट नहीं हो रहा, यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो और आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपस में सेम नहीं है। ठीक है, तो इसको मिटिगेट करने की कोशिश कैसे करेंगे, मींस रिस्क इज दैट कि आपके एंड यूजर ने जो रिक्वायरमेंट दी, जो कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दी, आपने उसको लिस्ट डाउन कर दी, और जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं दैट डज नॉट मीट विद द स्पेसिफिकेशन, मींस यानी कि आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मीट नहीं हो रहा। तो इसको आप मिटिगेट कैसे करेंगे, मिटिगेशन मींस कि यू विल ट्राई कि ये रिस्क अकर ना हो। तो मिटिगेशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। इस रिस्क को आप किस तरीके से रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, थ्रू मीटिंग्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल विल बी हेल्ड विद द कस्टमर ऑन अ रूटीन बेसिस। यू हैव टू conduct a meeting with customer on routine basis, and a meeting can be formal or informal as well. दोनों मीटिंग हो सकती हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। कस्टमर से कम्युनिकेट करें रूटीन बेसिस पे। दिस इंश्योर्स दैट द प्रोडक्ट वी आर प्रोड्यूसिंग एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर आर इक्विवेलेंट, यानी कि कस्टमर ने जो स्पेसिफिकेशन दी हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं, और जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, बोथ आर सेम। आप कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, मीटिंग करेंगे, जो जो चीज़ें बनाते जा रहे हैं उसका अप्रूवल होगा, जो जो चीज़ें वो फर्दर चेंज करने को कहेंगे, इनहेंस करने को कहेंगे, आप उसी को मॉडिफाई करके जो है वो जब कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे तो आपका ये रिस्क जो है वो मिटिगेट होने के चांसेस हैं, यानी कि इस रिस्क को अकर होने से आप रोक सकते हैं। मॉनिटरिंग कैसे होगी इस रिस्क की, द मीटिंग्स विद द कस्टमर शुड इंश्योर दैट द कस्टमर एंड अवर ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड ईच अदर एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट। मॉनिटर थ्रू आउट आप ऐसे करेंगे कि आपकी जो है हर मीटिंग के एंड में आप ये चीज़ इंश्योर कर सकें कि आपके कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन सेम पेज पे, जो कस्टमर बनवाना चाह रहा है आप एक्चुअली वही समझ रहे हैं और वही चीज़ आप डिज़ाइन करेंगे। दैट इज मॉनिटरिंग। And management is that should the development team come to the realization that their idea of the product specification differ from those of the customer, अगर कहीं चीज डेविएशन आ रही है, जो स्पेसिफिकेशन कस्टमर ने दिए हैं और जो चीज आप डिजाइन कर रहे हैं, अगर उसमें कहीं भी आपको लग रहा है कि डेविएशन आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, द कस्टमर शुड बी इमीडिएटली नोटिफाइड। आप कस्टमर को फौरन नोटिफाई करें, एंड वट एवर स्टेप्स नेसेसरी टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम शुड बी डन। और जो भी पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं जिसकी बेसिस पे आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, यू हैव टू डू दिस। Preferably, a meeting should be held between the development team and the customer to discuss at length this issue. उसी टाइम पे आपके पास जो है एक मीटिंग जो है कंडक्ट हो जाए डेवलपमेंट टीम और कस्टमर के दरमियान, जो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। नेक्स्ट रिस्क क्या है, एंड यूजर रजिस्ट सिस्टम। ठीक है, एंड यूजर रजिस्ट सिस्टम मीन्स कि आपने जो एप्लीकेशन बना ली, एंड यूजर कस्टमर के हैंड ओवर कर दिया, पर आपका एंड यूजर कह रहा है नहीं मुझे तो ये, मैं तो यूज ही नहीं कर सकता, ये मुझे ये मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो इसके लिए आप इसको मिटिगेट कैसे करेंगे, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, in order to prevent this from happening the software will be developed in the end user in mind, यानी कि जो हमने टेस्टिंग पैरामीटर्स देखे थे, यूजेबिलिटी कंट्रोल्स की क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यूजर को माइंड में रखते हुए डिज़ाइन करें। द यूजर इंटरफेस विल बी डिजाइन इन अ वे टू मेक यूज ऑफ द प्रोग्राम कन्वीनियंट एंड प्लेजरेबल।
आप इस तरीके का यूजर इंटरफेस डिजाइन करें जो इजी टू यूज हो और जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम को यूज करना आसान हो जाए। आपको क्या लगता है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीजें आ सकती हैं? लेट से आपके प्रोजेक्ट में रिलेटेड है आपका रेलवे मैनेजमेंट है तरह, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी भी रीजन की वजह से कोई आपके पास जो है फंक्शनल इशू आता है, ठीक है, लेट से रेलवे का इंजन जो है वो आपके क्या ऑनलाइन वो है रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही होंगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह है, यस। ऑनलाइन हो रही है, ठीक है, सही है। अब एक रजिस्टर हो गई, लेट से कल की बुकिंग हो गई, किसी भी रीजन की वजह से कल की जो ट्रेन है वो लेट हो गई, तो आप कैसे नोटिफाई करेंगे यूजर को और कस्टमर उस टाइम पे वहां पहुंच गया और वो ट्रेन नहीं पहुंची? तो फंक्शन एंड पे एक रिस्क है, ऐसा हो सकता है ना, अच्छा पॉसिबिलिटी है मिस, होने का? ब्रेक्स जो होते हैं वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, अब ये सारे बहुत सारे डिफाइन हो करने सकते हैं, हैं नहीं सारे नहीं तो फिर। डिफाइन करने, जो मेन आपको लग रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट ज्यादा है, मेन जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, वो आप एटलीस्ट 4 to 5 ऐड करें। क्योंकि ये हम कर ठीक है, सकते हैं कि रिस्क टेबल हम जितना जिस टेबल में हम प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट जितने लिस्ट डाउन कर सकें दे दें, और जो ये RMM प्लान है ये जो जितने क्रिटिकल रिस्क हो आप सिर्फ उनके लिए दे दें, 4-5 रिस्क जो आपको लग रहा है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ठीक है मिस। द यूजर इंटरफेस विल बी डिजाइन इन अ वे, अगेन आपके लिए यूजर इंटरफेस वाला क्राइटेरिया भी हो सकता है रेलवे वाला, अब इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, एक टेक्निकल यूजर भी बुकिंग करवा सकता है, एक नॉन टेक्निकल यूजर भी करवा सकता है, तो आपने इंटरफेस कैसा रखना है? जनरल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इंटरफेस कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उस कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस में यूज करना बहुत प्रॉब्लम होगा। अच्छा, यहाँ पे आप ये कर सकते हो रवाब कि आप दो चीजें ले सकते हो, जैसे अब आप लोगों का प्रोजेक्ट हेल्थ केयर ऐप है, ठीक है, तो उस हेल्थ केयर ऐप में आप ये कर सकते हो कि क्लाइंट आपके पास कौन होंगे, यू आर एज्यूमिंग दैट क्लाइंट यू आर डेवलपिंग साइड जो डेवलप कर रहे हैं, और क्लाइंट कौन होंगे या जो एंड यूजर कौन होंगे, आपके यूजर्स जो कि आपके जो है वो पेशेंट हो सकते हैं और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से रिलेटेड एडमिन वगैरह हो सकते हैं, तो दैट वुड बी द यूजर। सो उनको माइंड में रखते हुए आप उनकी रिक्वायरमेंट अज्यूम करोगे कि दैट आर द यूजर्स और उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उनको माइंड में रखते हुए फिर आप रिस्क को फोकस करोगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया एंड यूजर एज ए सिस्टम, आप इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, आप एंड यूजर को माइंड में रखते हुए जो है वो इंटरफेस डिजाइन करें, और इंटरफेस ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासेस ऑफ एंड यूजर्स कि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसको कौन कौन यूज करेगा, किसके यूज के लिए। जब आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी जनरल कैटेगरीज ऑफ यूजर की, तो उन कैटेगरीज की बेसिस पे आप इंटरफेस डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे, कौन कौन यूज करेगा, उसी के अकॉर्डिंगली हमने अपने इंटरफेस को कॉम्प्लेक्स रखना है या इजी टू यूज रखना है। मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, द सॉफ्टवेयर विल डेवलप विद द एंड यूजर इन माइंड, the development team will ask the opinion of various outside sources throughout the development phases. Specifically, the user interface developer will be sure to get a thorough opinion from others. ठीक है, यहाँ पे आप मॉनिटरिंग ऐसे करेंगे कि आप आउटसाइड रिसोर्सेज से भी पूछें लोगों से इंटरफेस के बारे में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रोटोटाइपिंग करें पहले, जैसे मैंने आपसे प्रोटोटाइपिंग बनवा ली थी कि आप प्रोटोटाइपिंग करके आप एंड यूजर को दिखा सकते हैं, अगर अगर वो सेटिस्फाई है तो फिर उसी प्रोटोटाइपिंग को आप फॉलो करेंगे, अगर नहीं वो कह रहे हैं डिजाइन में ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये बटन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ड्रॉप डाउन होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, तो वो चीज़ आप प्रोटोटाइपिंग को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप जो है वो मॉडिफाई करें थ्रू प्रोटोटाइपिंग टूल। मैनेजमेंट क्या होगी, शुड द प्रोग्राम बी रजिस्टर्ड बाय द एंड यूजर, the program will be thoroughly examined to find the reasons that this is so। अगर एंड यूजर रजिस्ट कर रहा है कि हम उसको नहीं यूज कर सकते, तो फिर आपने क्या करना है, उस प्रोग्राम को thoroughly एग्जामिन करना है, एनालिसिस करना है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। Specifically, the user interface will be investigated and if necessary revamped into a solution। और अगर आपको ज़रूरत है, यानी कि जब एंड यूजर रजिस्ट ही कर रहे हैं वो यूज ही नहीं कर पा रहे, तो फिर यू हैव टू रीमॉडिफाई योर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस को आप कैसे रीमॉडिफाई कर सकते हैं, दोबारा से चेंज करें सो दैट एंड यूजर कैन यूज इट। जी आदिल, कोई क्वेश्चन है? आदिल यूसुफ। जी मैम,
तो मैम हमारा है एक रेंटल एप्लीकेशन, तो उसके हिसाब से हम तो रिस्क सिस्टम किस तरह उसका एक रिस्क हम आइडेंटिफाई करेंगे। आपका क्या प्रोजेक्ट है? मैम रेंटल एप्लीकेशन, रेंटल एप्लीकेशन। विंडोज फॉर्म डेस्कटॉप। हाँ, तो रिस्क तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड बेटा बहुत सारे हो सकते हैं ना, बहुत सारे रिस्क तो मैंने भी बताए। कुछ रिस्क होंगे जो जनरल होंगे और कुछ रिस्क ऐसे होंगे जो स्पेसिफिक टू योर प्रोजेक्ट होंगे। जैसे जो मैंने रेलवे वाली एग्जांपल दी थी, वो स्पेसिफिक है, वो आपके प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड रिस्क एक जनरल है, वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा कि कस्टमर अदर जिसके लिए आप बना रहे हैं वो उसको यूज कर सक रहा है, नहीं यूज कर सक रहा। और क्या चीज हो सकती है? जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, that technology is suitable for designing such type of software or not. That is again common to all projects. आपके लिए भी ये कॉमन होगा, यही चीज जो है वो वहाँ के प्रोजेक्ट के लिए भी कॉमन होगी। लेकिन कुछ चीजें स्पेसिफिक भी होंगी, जैसे अगर किसी का हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में हॉस्पिटल से रिलेटेड भी रिस्क होंगे और जनरल रिस्क भी होंगे। तो वो आप कोशिश ये करें कि इस तरीके से करें कैरेक्टराइजेशन रिस्क की कि जनरल और स्पेसिफिक टू योर एप्लीकेशन, यानी कि फंक्शनल रिस्क भी हो और आपके जो है वो टेक्निकल रिस्क भी हो जो जनरल रिस्क है। जैसे मैम क्रैश का भी रख सकते हैं हम कि कहीं जाके ये क्रैश हो जाए एप्लीकेशन, ये एक बिल्कुल हो रिस्क सकता ले है, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और इसका इम्पैक्ट बहुत है, सेवियर होगा। कितने टाइम के लिए क्रैश हो रहा है, टाइम अपग्रेड होने में कितना टाइम ले रहा है। जैसे मैम एक और एग्जांपल, हमने एक्चुअली अपने प्रोजेक्ट में हमने ये भी करा है कि हमने पासवर्ड इंक्रिप्शन भी रखी है, तो आपकी इसको ऐसा आवाज रिस्क हो बहुत सकता कट है रही कि है, वो आपकी आवाज जी। क्लियर नहीं आ रही, बहुत बीच में कट रही है, समझ नहीं आ रहा कि आप बोल क्या रहे हैं। जैसे मैम एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने प्रोजेक्ट में हमारे प्रोजेक्ट में एक इम्प्लीमेंटेशन करी है पासवर्ड इंक्रिप्शन की, तो अच्छा। इसको हम ऐसा रिस्क ले सकते हैं कि वो कोई क्या कहते हैं कि किसी के पास चला ना जाए। वैसे तो एक सिक्योरिटी तो पर्पस वो के तो लिए हमने रखा सिक्योरिटी है। एक जनरल हो जाएगा ना, सिक्योरिटी एक जनरल रिस्क है जिसको अचीव करने के लिए आपने इंक्रिप्शन रखी है। वो तो आपने रखी है, तो उसमें रिस्क क्या है? कि अगर हैकर ने अगर वो पकड़ लिया तो वो करके पासवर्ड पकड़ सकता है उसका। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, ऐसे तो हजारों रिस्क हो सकते हैं कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए। आपने ये करना है, आपने वो चीज करनी है जिसके होने के चांसेस ज्यादा हो और जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो, उस तरीके से कैरेक्टराइजेशन करनी है। और मैम टोटल कितनी रिस्क लिखनी है? रिस्क टेबल में तो आप 7 8 10 रिस्क हो सकते हैं प्रायोरिटाइज करके उनको। लेकिन जो ये RMM प्लान देंगे, ये किसी 4 5 रिस्क का दे दें जो आपको लग रहा है कि आपके प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से क्रिटिकल है। ओके। ठीक है जी फवास, कोई क्वेश्चन है? फवास फैसल। जी मैम, क्वेश्चन ये था कि इस तरह जिस तरह आप बोल रही हैं कि रिस्क तो बिल्कुल हजारों हो सकते हैं, तो हम्म। हम फॉर एग्जांपल जो भी रिस्क होगा हमारा उसको मिटिगेट करने के लिए हमने कोई स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे या फिर वो एज इट इज रह सकता है अगर कोई ऐसा रिस्क नहीं, है जो कि स्टेप्स आपने रिस्क। एक्चुअल परफॉर्म नहीं करने, बट लिस्ट डाउन करने कि उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स यू कैन टेक। जैसे यू यहाँ पे कैन है टेक कि और यू ऑलरेडी टेकिंग नहीं या नहीं, आप ऑलरेडी। डोंट हैव टू टेक इट, उसको फिजिकली ओके एक्सप्लोर नहीं करना, बस आपने लिस्ट डाउन करना है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में उसको डॉक्यूमेंट करना है कि अगर ये रिस्क हो जाता है तो हम क्या करेंगे और इसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है विच वी हैव टू फॉलो। फॉर इंस्टेंस जैसे मेरे एमबीसी का ऐप है तो उसके अंदर मैं ये सोचने में लगा था कि ये जब ब्राउजर बैक का बटन प्रेस करते हैं तो वो वापस लॉगिन स्क्रीन में चला जाता है, तो एक तरह से ऑथेंटिकेशन का रिस्क हो जाएगा, बार बार बंदा लॉगिन करना तो नहीं चाहेगा लेकिन उसको लॉगिन करना पड़ेगा। हम्म। लेकिन तो मतलब ये इस तरह से रिस्क ही है कि वो यूजर सेटिस्फेक्शन इस तरह से फुलफिल नहीं होगी, तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं रिस्क। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास?
Okay, the next topic which we are going to start is capability maturity model integration, which is CMMI. Okay. Okay, about CMMI models purpose. The purpose of CMM integration is to provide guidance for improving organization processes and your ability to manage the development, acquisition and maintenance of product or services. CMM क्या है? When we are developing software को requirements ले रहे हैं, analysis कर रहे हैं, design कर रहे हैं, code कर रहे हैं, test कर रहे हैं. So in processes के लिए we should have some process models. Requirement लेना है तो requirement कैसे लें, उसके क्या क्या steps होने चाहिए. So इसको हम एक process framework बना दें कि when we have to take requirement from customers, उसका क्या framework होगा, क्या क्या activities होंगी और कैसे हम conduct कर सकते हैं. Again जब हम analysis phase में आ रहे हैं तो उससे related क्या क्या process model हो सकते हैं. तो हर framework activity को कंडक्ट करवाने के लिए हम एक प्रोसेस बना लें, एक प्रोसेस हायरार्की बना लें कि हम इसमें क्या क्या काम कैसे कैसे कर सकते हैं. तो CMMM इज एन इंटीग्रेशन ऑफ मैच्योरिटी मॉडल. हर काम को करने के लिए आप एक प्रोसेस मॉडल बना लें और उसको आप क्या कहें कि CMMI इंटीग्रेशन है. अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन मेच्योर होती चली जाएगी वो डिफरेंट प्रोसेसेस पे काम करेगी. जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस वो कंप्लीट करती चली जाएगी उतने ज्यादा CMMI पे वो मेच्योर होते चले जाएंगे. ठीक है, अभी तक जो हमारे पास मेरे ख्याल में कराची के जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो ज्यादातर जिस लेवल पे हैं 3 या 4 पे, मैक्सिमम 4 आई गेस, और ज्यादा जो यूजुअली ऑन एवरेज वो लेवल 2 लेवल 3 के सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं. So we have different levels of CMM कि जब आप कुछ process model achieve कर लेंगे so you will achieve level 1. Next जब आपने level 1 achieve कर लिया उसके बाद जब next set of process model आप achieve कर लेंगे तो आप level 2 पे जाएंगे. यहाँ पे jump नहीं हो सकता. Level 1 से you cannot go direct from level 4. Level 1 के लिए level 2, then level 3 and level 4 के लिए you have to complete level 1, 2, 3 and then you can complete level 4. So we have different levels for CMM. हर लेवल में क्या क्या प्रोसेस मॉडल है ये हम देखेंगे. वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द CMM इज टू डिस्टिंग्विश मैच्योर प्रोसेसेस फ्रॉम इमेच्योर. यहाँ पे मेन फोकस इज ऑन प्रोसेसेस. किसी भी काम करने को जो आप प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं इट शुड बी मैच्योर इनफ. यू हैव टू नो कि अगर इस टाइप का प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसको हमें कैसे डिजाइन करना है. ठीक है, हर चीज का एक प्रॉपर प्रोसेस मॉडल बना हुआ है. Immature software processes imply that projects are executed without many guidelines. Immature software process क्या होंगे जिसमें आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं होगी, पहले से आपको प्रोजेक्ट की कैपेबिलिटीज नहीं पता होंगी, लीडरशिप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ये नहीं पता होंगी, डिपेंडेंसीज प्रोजेक्ट में क्या आ सकती हैं ये सब चीजें नहीं पता होंगी. आप जब इमेच्योर प्रोसेस के साथ काम करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी. सो उससे रिलेटेड आपकी जो अपनी वर्थ है, जो आपकी कंपनी की वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं हो सकेगी. सो बेटर ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले यू शुड हैव मैच्योर प्रोसेसेस व्हिच यू कैन यूज टू डेवलप अ गुड एंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. Selecting a CMMI model. Multiple models available हैं CMMI के. Choose the model that best fits your organization need. अपनी organization की need के respect से आप कोई भी model choose कर सकते हैं. We have two different representation of CMMI, continuous and stage. In continuous देखते हैं कि दोनों में difference क्या है. ठीक है, we have different processes in continuous process में हमें क्या करना है. We have different process मॉडल, डिफरेंट प्रोसेस एरियाज. उन प्रोसेस एरियाज पे हम काम करेंगे और उनकी कैपेबिलिटी निकालेंगे कि हाउ मच कैपेबल वी आर फॉर इंडिविजुअल प्रोसेस एरियाज. यहाँ पे हम इंडिविजुअल प्रोसेस एरियाज पे फोकस कर रहे हैं. लेट्स से एक प्रोसेस एरिया है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, एक प्रोसेस एरिया है, तो उस पर आप जितना ज्यादा काम करते रहेंगे जब तक आप इसमें मेच्योर हो जाएंगे तो इसकी कैपेबिलिटी आपकी 5 हो जाएगी. लेट्स से आपने रिक्वायरमेंट वैलिडेशन का एक प्रोसेस एरिया एक और उठाया, उस पर स्टार्ट पे आपने अभी काम करना शुरू किया और आपकी यहाँ पे कैपेबिलिटी आप किस लेवल पे है 2 पे. तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल हर प्रोसेस एरिया की कैपेबिलिटी निकाल रहे हैं कि हाउ मच मेच्योर और हाउ मच कंट्रोल डू यू हैव ऑन दिस स्पेसिफिक प्रोसेस एरिया.
उसी के अकॉर्डिंगली आपकी कैपेबिलिटी निकल रही होगी। और जितने प्रोसेस एरिया पे आप ज़्यादा मेच्योर होते चले जाओगे, इट्स गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन। प्रोसेस एरियाज पे 1 बाय 1 इंडिविजुअल बेसिस पे आप काम कर रहे हैं, और इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसेस पे भी आप काम कर सकते हैं एट अ टाइम। स्टेज रिप्रेजेंटेशन क्या है? वी हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स। मॉडल जो हमारे पास लेवल 1 है, लेवल 1 में हमारे पास प्रोसेसेस इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं होंगे। लेवल 2 पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें लेवल 2 पर, इससे रिलेटेड कुछ प्रोसेस एरियाज होंगे जो इस लेवल में आ रहे हैं। अगर आपने वो सारे के सारे प्रोसेस एरियाज कवर कर लिए, उनके सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो कर ली, इट मीन्स यू आर ऑन लेवल 2। व्हेन यू हैव अचीव लेवल 2, द नेक्स्ट लेवल इज लेवल 3। लेवल 3 में क्या होगा? नाउ यू आर यूजिंग सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस एज वेल फॉर एस्टिमेशन। अगर आप एस्टिमेशन भी कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, और साथ साथ मैट्रिसेस भी यूज कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट टूल्स भी यूज कर रहे हैं, इट मींस नाउ यू आर ऑन लेवल 3। और लेवल 3 में भी यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसेसेस एरियाज, और वो सारे प्रोसेस एरियाज अगर आप फॉलो करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तभी आप लेवल 3 अचीव कर सकते हैं। लेवल 4, नाउ यू कैन क्रिएट योर ऑन मैट्रिसेस एज वेल। मतलब आप इतने मेच्योर हो गए, इतना डाटा हो गया आपके पास कि आप अपने और एस्टिमेशन और अपने और मैट्रिसेस यूज कर सकते हैं। एंड लेवल 5 इज ऑप्टिमाइज्ड। अब तक जितना काम कर चुके हैं उसको थ्रू आउट कैसे इम्प्रूव करना है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। सो डिफरेंस इज दैट कि कंटिन्यूस में यू हैव इंडिविजुअल सेट ऑफ प्रोसेस एरियाज, और स्टेज में आपके पास लेवल्स हैं, और हर लेवल्स में कुछ प्रोसेस एरियाज हैं, और वो यही प्रोसेस एरियाज हैं। उन प्रोसेस एरियाज को, उस स्टेज को कंप्लीट करने के लिए मैंडेटरी है कि आप वो सारे प्रोसेस एरियाज फॉलो करें जो उस लेवल के अंदर है। जब आपने वो सारे प्रोसेस एरियाज फॉलो कर दिए, इट मींस यू कैन अचीव दैट लेवल। फोर कैटेगरीज ऑफ सीएमएम प्रोसेस एरियाज। हमने प्रोसेस को 4 एरियाज में डिवाइड कर दिया। प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि हमने थ्रू आउट प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है, जिसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं: डिफाइनिंग, प्लानिंग, रिसोर्सिंग, डिप्लॉइंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, अप्रेजिंग, मेजरिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोसेस। कि हमने प्रोसेस से रिलेटेड सारी मैनेजमेंट, प्रोसेस क्रिएट कैसे होंगे, प्रोसेस को मॉनिटर कैसे करना है, प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करना है, मेजर कैसे करना है, इम्प्रूव कैसे करना है, और उसकी थ्रू आउट प्लानिंग किस तरीके से करनी है, ट्रैकिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट की कंट्रोलिंग, प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग, रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और जो नेक्स्ट है मेरे पास, दैट इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी: प्रोजेक्ट को डेवलप कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है, मींस डिजाइन से रिलेटेड सारी चीजें that are shared across engineering disciplines. एंड सपोर्ट में आपके पास चीजें क्या क्या आएंगी कि आपने मैनुअल किस तरीके से जनरेट करना है, उनका टेम्पलेट क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, हाउ यू कैन मेंटेन द सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को हमने 4 मेन प्रोसेस एरियाज में ब्रेक कर दिया। अब इन प्रोसेस एरियाज के अंदर हम फर्दर प्रोसेस एरियाज यूज करेंगे लाइक दिस। कैटेगरी क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट। और प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस एरियाज आ रहे हैं: ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस फोकस, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग, किसी भी प्रोसेस पे आप ट्रेनिंग कैसे करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस परफॉर्मेंस, कोई प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन एंड डिप्लॉयमेंट, कैसे कोई नया प्रोसेस आप इनोवेट कर सकते हैं, कोई नया आइडिया, और फिर उसको डिप्लॉय कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें प्रोसेस से रिलेटेड हो गई। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज आएंगी: प्रोजेक्ट की प्लानिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। वंस यू हैव प्लान द प्रोजेक्ट, नाउ यू हैव टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट, कि जो चीज हमने प्लान की है वो अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क कर रही है, और अगर नहीं कर रही, डेविएशन आ रही है, तो हाउ कैन वी कंट्रोल इट। सप्लायर एग्रीमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, जो मैनेज हमारे पास एग्रीमेंट हो रहा है, सर्विस लाइसेंस एग्रीमेंट भी हम उसको कहते हैं, SLA, जो हमारे पास कस्टमर और डेवलपमेंट टीम जो है वो जो एग्रीमेंट साइन कर रही है कि क्या क्या चीजें होंगी, वो कैसे जनरेट करना है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं।
इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द मेन सुपर क्लास। इसके अंदर जो इसकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, तो सारी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आएंगी। रिस्क को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आएगा। एंड क्वांटिटेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइक डिफरेंट मैट्रिसेस फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एलओसी, एफपी, कोकोमो, वो सब चीजें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस एरियाज के अंदर आएंगी। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी? CMMI बेसिकली एक मॉडल है, एक ऐसा मॉडल जिसको, अब लेट से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस डिजाइन करें। अब नाउ मेरे पास कुछ ना कुछ तो प्रोसेसेस होंगे ना जो मैं फॉलो कर रही हूँ सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। सो एड हॉक बेसिस पे काम करने के बजाय ऑर्गेनाइजेशन ये चाह रही होती है कि क्यों ना हम CMMI पे मूव कर जाएं। CMMI बेसिकली एक मॉडल है, एक इंटीग्रेशन मॉडल है जिसमें हर फेजेस में हमारे पास कुछ प्रोसेस मॉडल्स हैं। अब अगर मैं प्रोसेस मॉडल्स अचीव करती जा रही है मेरी ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं वो लेवल अचीव कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए वी हैव अनदर सेट ऑफ प्रोसेस। जब मैं वो प्रोसेस फॉलो करूंगी, इट मींस नाउ आई हैव ऑन दैट लेवल। तो होता है ना जैसे ISO सर्टिफाइड, और तो ये CMMI बेसिकली इसी तरह का एक मॉडल है जिसपे आप काम करके इसके लेवल अचीव कर सकते हैं कि नाउ यू आर ऑन लेवल 1। अब हमने ये प्रोसेस मॉडल फॉलो कर दिया है, नाउ वी कैन अचीव लेवल 2। लेवल 2 के प्रोसेस एरियाज पे हमने सारा, हमें जो है वो प्रैक्टिसेस हो गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीजें यूज हो रही हैं और इसकी पूरी इवेल्युएशन होती है। इसका एक पूरा एंड में क्वेश्चनर होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि मैं लेवल 2 पे हूँ या लेवल 3 पे हूँ, तो CMMI वाले क्या कहते हैं, वो आके उनके कुछ क्वेश्चनर होते हैं जो वो पूरी इवेल्युएशन कर रहे होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन की। अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो फिर वो आपको कहेंगे ठीक है, यू आर लेवल 2, यू आर ऑन CMMI लेवल 2। फिर आपने लेवल 3 अचीव कर लिया। जिस तरह होता है इस तरह की ग्रेडिंग भी हो रही होती है। एग्जैक्टली, फॉर्मल वे ऑफ मूविंग है, आप जो किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर रहे हैं, और फॉर्मली ये चीज आपके साथ जो है वो सर्टिफाइड तरीके से भी हो सकता है जिसमें आपको ग्रेड असाइन होता है। जिस तरह ये HEC भी करती है, यूनिवर्सिटीज को ग्रेडिंग करी होती है, इसी तरह सॉफ्टवेयर हाउसेस की भी जो ग्रेडिंग होती है वो किसी इसी बेसिस पे हुई होती है। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या चीजें होंगी? रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट को डेवलप कैसे करना है, टेक्निकल सॉल्यूशन किस तरीके से जनरेट करने हैं, प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। सपोर्ट में क्या चीज आएगी? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होती है? अगर कस्टमर ने कुछ चेंजेस करने को कही है, सो वो आप कैसे लॉग की फॉर्म में डिफरेंट वर्जन्स बना के कंट्रोल कर रहे हैं। लेट्स से फर्स्ट रिक्वायरमेंट आई, आपने उसको वर्जन 1 बना दिया। अब कस्टमर उन्हीं रिक्वायरमेंट में से कुछ चेंज करने को कह रहा है, तो आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को चेंज करने के बजाय उसकी एक कॉपी बनाएंगे वर्जन 1.1, उसमें जो न्यू चेंज है उसको अपडेट कर देंगे। फिर कोई चेंज आएगा तो फिर उसकी एक और कॉपी बनेगी। उससे क्या होगा कि अब स्टार्ट से लेकर अब तक आपके पास एक लॉग मेंटेन हो रहा है, क्योंकि अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल को ही अपडेट करते रहेंगे तो प्रीवियस वाला लॉस्ट होता चला जाएगा, हाइड हो जाएगा। सो आप क्या करें, प्रीवियस वाले को भी रखें, उसकी कॉपी बना के जो जो चीजें हैं वो उस कॉपी पे अपडेट करें। सो दैट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। यू हैव डिफरेंट वर्जन्स फॉर रिक्वायरमेंट्स, वो हर चीज आपके पास प्रॉपर्ली लॉग की फॉर्म में डॉक्यूमेंट होगी। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस कैसे करनी है? मेजरमेंट एंड एनालिसिस, मेजरमेंट और एनालिसिस किस तरीके से हो सकती है? कैजुअल एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन, ठीक है, डिफेक्ट्स वगैरह की जो है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं? डिफेक्ट एनालिसिस कैसे हो सकती है? डिफेक्ट आ गया तो उस पर क्या क्या रेजोल्यूशन पास हो सकती है, उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? डिसीजन एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन, कब क्या डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग हायरार्की क्या होगी आपके पास, कौन डिसीजन लेगा, किसको कितनी पावर देनी है। तो ये सारे कुछ प्रोसेस एरियाज हैं जो इन कैटेगरीज के अंदर आ रहे हैं। अब फिर ये प्रोसेस एरियाज डिफरेंट लेवल्स में डिफाइन है कि अगर आप लेवल 1 पे हैं तो कौन कौन से प्रोसेस एरियाज ऐसे हैं जो आपने फॉलो करने हैं। अगर आप लेवल 2 पे हैं तो लेवल 1 के भी करने हैं और लेवल 2 के भी कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस एरियाज हैं व्हिच यू हैव टू यूज। दैट आर द लेवल्स ऑफ CMMI। जीरो लेवल, प्रैक्टिसेस नॉट परफॉर्म, कोई प्रैक्टिसेस नहीं हो रही, सॉफ्टवेयर आया, ठीक है, आपने काम स्टार्ट कर दिया, कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं है, क्या गाइडलाइन नहीं है कैसे काम करना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रोसेस इनप्रेडिक्टेबल, आपके पास प्रोसेस क्या है? अनप्रेडिक्टेबल है, poorly controlled and reactive, that is performed।
ठीक है, ये कंटिन्यूस स्टेज दोनों में होगा। ठीक है, परफॉर्म्ड, और इसमें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोसेस अनप्रेडिक्टेबल, पोअरली कंट्रोल्ड एंड रिएक्टिव। यहाँ पे क्या है, आप प्रोसेस फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन दैट प्रोसेसेस आर नॉट प्रेडिक्टेबल, नॉट मेच्योर इनफ। कंट्रोल भी हो रहे हैं बट उसकी प्रॉपरली कोई मैनेजमेंट नहीं है। और रिएक्टिव है, रिएक्टिव मींस कि जब कोई चीज हो जाएगी, प्रॉब्लम अगर हो जाएगी, फिर आप उस पर काम करेंगे, पहले से कुछ प्लान नहीं है आपके पास। अगर आप लेवल 1 पे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम सब फेस करनी पड़ेंगी। सेकेंड लेवल इज मैनेज्ड। मैनेज लेवल में प्रोसेस कैरेक्टराइज फॉर प्रोजेक्ट एंड इज ऑफन रिएक्टिव। यहाँ पे अब आप प्रोसेसेस को कैरेक्टराइज कर रहे हैं प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से, कि अगर हमारे पास इस टाइप का प्रोजेक्ट है तो हम इसके लिए ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। मींस आपने प्रोसेस की कैरेक्टराइजेशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट्स। नाउ यू हैव डिफरेंट प्रोसेस, और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर ये प्रोजेक्ट आएगा तो हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, अगर हमारे पास मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन आएगी तो ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, अगर कोई एआई बेस्ड एप्लीकेशन है तो हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। मींस नाउ यू हैव प्रोसेसेस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोसेसेस एज वेल, दैट इज मैनेज लेवल। नेक्स्ट वन इज डिफाइंड। डिफाइंड में क्या है, प्रोसेस कैरेक्टराइज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज प्रोएक्टिव। यहाँ पे क्या है, आपने ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट से प्रोसेसेस को कैरेक्टराइज कर दिया कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में नाउ वी हैव दिस डिफरेंट प्रोसेस सेट्स, और नाउ इट्स प्रोएक्टिव। और आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, प्रोएक्टिव। पहले से ही हर चीज के कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अगर ये प्रॉब्लम आया तो हम इसको ऐसे कम करेंगे, ये प्रॉब्लम आया तो इसको ऐसे ओवर करेंगे। नाउ यू आर नॉट रिएक्टिव, यू आर प्रोएक्टिव। पहले से आपने बता दिया कि ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और अगर ये प्रॉब्लम आया तो हम इसको इस तरीके से कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड। नेक्स्ट लेवल पे आपको पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस मेजर्ड एंड कंट्रोल। नाउ यू कैन मेजर प्रोसेसेस एज वेल। अब आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब एस्टिमेशन आप आज तो नहीं कर सकते, लेट्स से आपने आज सॉफ्टवेयर हाउस खोला है, कल से एस्टिमेशन तो स्टार्ट नहीं हो सकती। एस्टिमेशन करने के लिए यू शुड हैव डेटा, आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आप मेच्योर होंगे तभी आप एस्टिमेट कर सकते हैं। अभी तो एस्टिमेट, जब किसी चीज की नॉलेज ही नहीं होगी तो एस्टिमेशन नहीं हो सकती। हाँ, मैंने भी नाश्ता नहीं किया, मैंने भी करना है, और फिर मेरी अभी दोबारा भी क्लास है। कर दें मिस, हमारी भी दोबारा क्लास है, प्लीज ऑफ कर दें। अभी तो क्विज भी होना है। मिस क्विज देके छोड़ देना 12 साढ़े 12 तक हमें, तभी क्विज अभी नहीं है आप क्या? हाँ, क्विज में ले रही हूँ। मिस को इसका टाइम नहीं है अभी। नहीं है टाइम, क्लास में भी तो 10-15 मिनट का क्विज होता है। अभी तुम लोगों के ऑनलाइन उसमें ना बहुत नखरे हो गए हैं। क्लास मिस में भी नेट तो नहीं देते सही हो चलता। 10-10 मिनट के क्विज, 15-15 मिनट के क्विज। मिस हाँ, 1 घंटे का टाइम दे दे, सबमिट आराम से करा देगा कुछ। यस मिस कर लो। हाँ, ताकि सब कॉपी सबमिट में पेस्ट बहुत करेंगे और जब मार्क्स कमाएंगे तो कॉपी बोलेंगे मिस पेस्ट नहीं मार्क्स इतने होता। कम क्यों आ गए। नहीं नहीं, हम लोग नहीं बोलते। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि ये क्विज 4 मैं ओपन कर देती हूँ, आप उस क्विज 4 को सॉल्व करें और विद इन 20 मिनट्स आप मुझे सबमिट करवाते हैं एलएमएस पे। एक क्वेश्चन है ना? जी बिल्कुल, एक ही क्वेश्चन है। मिस वर्ड फाइल पे लिख के सेंड कर देना। वर्ड फाइल पे लिख के सेंड करोगे, वो फिर कॉपी पेस्ट ही होगा। पेपर पे नहीं कर नहीं लो, मिस, पेपर पे कर देंगे, कोई मसला नहीं। पेपर पे कर लो। शेयरिंग हो रही है, वर्ड की यस फाइल ओपन हो रही है। यस मिस, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर इज, बस यही है। हाँ आगे है ना, आइडेंटिफाई एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ रिस्क फॉर योर कोर्स प्रोजेक्ट विद आरएमएम प्लान। ठीक है मैम यहाँ पे सिर्फ टेबल बनाए या सिर्फ लिस्ट डाउन कर दें कि टेबल ये नहीं रिस्क, बनाए, टेबल नहीं बनाए, सिर्फ रिस्क लिख देना कि ये रिस्क रिस्क को होगी। डिफाइन कर दें, एक जनरल डेफिनेशन, और फिर उसके बाद आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो 3 रिस्क आपको लग रहा है जो जिसकी इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो लिस्ट डाउन करें, और उसके लिए आरएमएम प्लान दे दें कि मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, मिटिगेट कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे। ज्यादा नहीं ज्यादा तो कितने नहीं मिनट का? मैं 20 मिनट, थोड़ा कम नहीं। 2 कर दें इसको, बस 2 रिस्क को कैरेक्टराइज करते हैं, लेकिन जो मैंने अभी उसमें बताया वो नहीं होने चाहिए, उसके अलावा होने चाहिए। जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया ना उसके अलावा कोई और एग्जाम्पल ऑफ रिस्क जिसमें आरएमएम प्लान होना चाहिए। ठीक है।
ठीक है 11:25 हो रहे हैं मेरे पास, 11:45 तक करके सबमिट करवा दें, 20 मिनट। मिस 12 बजे तक कर रहे हैं। नहीं 12 बजे बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा, इतना टाइम नहीं है और इतना क्विज है नहीं बड़ा। सबने कौन सा कॉपी पेस्ट करना है खुद हाँ, से मुझे वो क्या तो आप पता। नंबर काट देंगे ना, उसने कॉपी किया। बस थोड़ा तो भरोसा रखे हम पे। मिस 12 बजे तक करते हैं। चलो फिर ऐसा करते हैं कि 11:45 तक जिसने करवा दिया, ठीक है, उनको बोनस मार्क्स के मार्क्स मिलेंगे, और जिसने 11:45 से 12 बजे तक करवाया फिर उनको बस सिर्फ क्विज करने के मार्क्स मिलेंगे, ऐसा। सही है मिस। ठीक है, इस पेपर के मार्क्स नहीं बढ़ाएंगी बिल्कुल भी। मिड टर्म के मार्क्स तो लॉक हो गए। मिस आपने बहुत कम दिए हैं। नहीं मैंने बहुत कम नहीं दिया, आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत कम थी। अटेंडेंस पे दिए तो फिर सही है, लेकिन वैसे पेपर नहीं पूरा किया था, अटेंडेंस सही किया था। अटेंडेंस में का मिड टर्म से के मार्क्स से कोई कंसर्न नहीं है, वो एक अलग वो एक अलग चीज है। उसमें सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस है कि आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, उसकी बेसिस पे आपको मार्क्स मिले। मैम बिल्कुल सही परफॉर्म किया था, बिल्कुल सही लिख के दिया था, सब कुछ अब ये पता है, आप इतने कैसे ज्यादा जज कम। कर सकते हैं, हमें तो मैम हमेशा ये चेक लग रहा किया था होता ना, है कि हम इसलिए। जो करते हैं वो सब सही होता है। मैम चेक किया था, लोगों ने तो दो दो क्वेश्चंस छोड़ के भी उनके अच्छे आए हैं। अच्छा ऐसा भी हुआ है? यस तो उन्होंने जो क्वेश्चन किए यस। होंगे अटेम्प्ट वो अच्छे किए होंगे ना। तो मैम हमने भी तो अच्छे किए, लेकिन हाईएस्ट बहुत कितने कम आए आए। हाईएस्ट 2-3 लोगों के हैं, मेरे ख्याल में मुनीब के हाईएस्ट हैं, और रवाहा के हाईएस्ट हैं, और फैजान के आई गेस हाईएस्ट हैं। 3 हैं ये जिनके कितने हाईएस्ट हैं? हैं। हाईएस्ट तो है कितने? 20 में से 18 पॉइंट समथिंग है या 19 है। बोनस के बाद फिर और बढ़ गए ना वो। एक्चुअली इन लोगों के 35 में से 32 33 इस तरीके के थे। ठीक है 31.5 30, तो वो जब बोनस लगे तो 33 33.5 ऐसे हो गए। रवाहा इस के वक्त 3 मार्क्स 20 में 19.45 नहीं है। ऐड हुए? रवाहा के 19.45 है। नहीं 3 मार्क्स 20 में ऐड नहीं हुए, जो आपके ग्रेड था उसमें हुए हैं, और फिर वो जो पॉइंट था उसमें ऐड हुए हैं, और उसके बाद फिर मैंने स्केल किया। ठीक है, इस फाइनल में थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे। फाइनल का पेपर भी टफ होगा, अभी तो पेपर आसान था बहुत। मिस आसान था, फिर भी 5 घंटे तक ले जाना था। 5 घंटे देना नहीं चाहिए था ना, मसला 5 घंटे का है। 3 घंटे का पेपर हैंड रिटन होना चाहिए जैसे वहां इश्यू होता होता था। है, एलएमएस चलता ही कहाँ है? नहीं चलता है, क्यों नहीं नहीं चलता? चलता। अच्छा खैर क्विज का टाइम हो गया आप लोगों का, वरना फिर आप चले मिस, बोलेंगे कि क्विज क्विज हम लोग सॉल्व क्विज करें। करते हैं। ठीक है, और आरएमएम आरएमएम अटेंडेंस की जो है हेड जी। हेलो, मिस मीटिंग लीव इस करना है अभी? आरएमएम की हेड दिखा दें, क्या था वो? रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। मैम अटेंडेंस जो है क्विज से होगी? सेकंड सेशन की अटेंडेंस क्विज से होगी। जो जो क्विज सबमिट करवा देगा 12 बजे तक, उसकी सेकंड जो है उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी सेशन की। ठीक है मिस, ठीक है, आप ही कर देते हैं। मीटिंग लीव कर